नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, शीत ऋतु प्रारंभ होते ही हमारे जो पशु है उनकी विशेष देखरेख की आवश्यकता पड़ने लग जाती है, क्योंकि शीत ऋतु में कुछ पशु जो है वो शीत ऋतु के दौरान जो है अपने आप को उस मौसम के अनुरूप ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ पशुओं का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ख़ासतौर से हमारे जो दुधारू पशु है उनका भी हमें ध्यान रखना होता है ताकि उनका दूध उत्पादन जो है बना रहे। किसान भाइयों, इसी मौसम में कुछ बीमारियां भी जो है पशुओं को घेर लेती है, लेकिन यदि उनका हमारे जो विशेषज्ञ निदान बताते हैं वो हम कर लेते हैं तो उन बीमारियों से हमारे पशुओं को हम बचा सकते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों की आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है डॉक्टर दीपक गांगेल, जो कि सहायक प्राध्यापक है, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय महू, जिला इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं। दीपक जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, शीत ऋतु की जब बात आती है तो पशुओं के लिए हम विशेष जो है व्यवस्थाएं करने लग जाते हैं। हमारे जो पशुपालन भाई है वो कहते हैं कि शीत ऋतु में हमें कुछ विशेष जो है बातों का ध्यान रखना होता है। आप एक विशेषज्ञ के तौर पे आप बताएं कि शीत का मौसम जैसे ही शुरू होता है तो हमारे पशुपालक किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे जो पशु है वो सुरक्षित रहें। देखिए, शीत ऋतु की जब हम बात करते हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में क्या है, बहुत ही अधिक ठंड और बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है जी। और इसका प्रभाव जो है, मौसम का प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। अधिकतर क्षेत्रों में अक्टूबर नवंबर से ठंड की शुरुआत हो जाती है। अगर पशुओं के इस मौसम में पशुओं के आवास, आहार व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की अगर देखभाल हमने नहीं की तो निश्चित तौर पर पशुओं के बीमार होने की संभावना बनी रहती है और जिससे कि दुग्ध उत्पादन भी उनका कम हो जाता है और इसलिए पशुओं की देखभाल इस मौसम में करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक जी, आपने बताया कि विशेष रूप से आहार और आवास, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और पशुपालक किसान भाई जानते हैं कि यदि आवास की पर्याप्त व्यवस्था है लेकिन कुछ तकनीकी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पशुओं को हम सर्दी से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आवास से जुड़ी हुई है, ख़ासतौर से हमारे पशुओं के लिए। पशुओं का आवास संबंधी मैं आपको बता दूं कि क्या है कि पशुओं ठंड के मौसम में पशुओं के अंदर और बाहर के तापमान में बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है। बिल्कुल। पशुओं का जो औसत तापमान है, विशेषकर गाय और भैंसों की मैं बात करूं तो 99 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हम बोलते हैं कि उनका तापमान है, जबकि इसके विपरीत पशुओं के ठंड के मौसम में पशुओं का आवास का तापमान 0 तक चला जाता है। तो इस ऐसे ठंड से बचाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उनको पशुओं को जूट के बोरे पहना दें जिससे कि उनको ठंड से बचा हो सके और पशुओं के जो आवास है उसमें उनकी जो खिड़कियां हैं उनको बोरे या टाट से ढक दें तो उनको जो ठंडी हवा है उससे आप बचाव रख सकते हैं। और अगर शीत लहर चल रही है तो पशुओं के जो आवास है उसमें आप अलाव जला सकते हैं जिससे कि उनको पशुओं के शरीर में गर्मी बनी रहे। और पशुओं को जो हम जैसे पशुओं के आवास के साथ साथ उनकी मतलब जो उनका आवास सूखा रहना चाहिए, कहीं भी सीलन ना हो और अगर सीलन होगी तो ठंडी हवा से उनको परेशानी होगी तो उनका जमीन की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो पारंपरिक जो गौशालाएं होती है, जो जिसको हमारी जो लोकल जो डायलेक्ट है उसमें सार भी बोलते हैं, पाएगा भी बोलते हैं, तो वहाँ मिट्टी की पाएगा होती थी, उसके ऊपर बिछावन बिछा देते हैं। आजकल जो है पक्का फर्श बनाने लगे हैं। जी। तो ये थोड़ा सा जो अंतर आ रहा है तो इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, क्या है कि जैसे आप बता रहे हैं, सही बात है, मिट्टी का अपना एक फ़ायदा है लेकिन उसका कुछ नुकसान भी है। पहले हम मिट्टी का बनाते थे तो मिट्टी क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो जिससे कि वो सर्दी के मौसम में मतलब उतनी ठंडी नहीं रहती। लेकिन आजकल जो पक्का हम बनाने लगे हैं उसका एक अलग अपना फ़ायदा है जिससे कि वो गीला नहीं रहता। तो मतलब उस पर क्या है, हम पुआल बिछा दें, अगर पक्का बना हुआ है तो फर्श पर पुआल बिछा दें जिससे कि पशु को बैठने में तकलीफ ना हो। सही बात है। बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब जो अपनी जो पाएगा है उसको जो है पक्का बनाकर जो है, और जो पशुओं का जो मल मूत्र है उसके निकास की भी व्यवस्था हम कर सकते हैं। बिल्कुल, निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी निकास की व्यवस्था नहीं हुई तो फर्श गीला रहेगा और गीला रहेगा तो ठंड के मौसम में पशुओं को उसमें सर्दी बैठने की संभावना
रहेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि किसान भाइयों डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारी जो पायगा होती है पशुओं की वो जो है सूखी होना चाहिए, तो उसको बेहतर तरीके से हम बनवाएं, उसको जो है पक्का बनवाएं। किसान भाइयों ये तो आवास या रहन सहन की बात हुई। पशुओं का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है आहार। यदि आहार सही है तो वो जो है स्वस्थ रहेंगे, इसके साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी होगा और उन्हें जो आवश्यक पोषक तत्व है वो भी मिलेंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं कि हमारे पशुओं को हम किस तरह का आहार दें, और विशेष रूप से जो शीत ऋतु की बात हम कर रहे हैं तो शीत ऋतु में किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उनका आहार जो है बेहतर हो सके। तो आहार संबंधी क्या है कि जो पशुओं को इस मौसम में अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको शरीर का तापमान अपना स्थिर रखना होता है और अधिक ऊर्जा के इसलिए पशुओं का आहार ऐसा रखें जिसकी की तासीर गर्म हो। जैसे कि हम गुड़, अजवाइन, सौंफ, इन चीज़ों को अपने आहार पशुओं के आहार में जरूर मिश्रित करें। ऐसे मौसम में पशुओं को बिनौला खिलाना चाहिए जी। जो अधिक दूध देने वाले पशु हैं उनको बिनौला आप खिलाइए। और बाजरा चूंकि क्या है कि शीत ऋतु में थोड़ा कम हजम होता है, तो बाजरा की मात्रा कम रखें। संतुलित आहार में बाजरा की मात्रा 20% से अधिक ना हो। और पशुओं की जो खोर होती है उसमें आप नमक का ढीला, सेंधा नमक जो रहता है उसका ढीला रख दें, जिससे कि पशु उसको चाटता रहे। और जहाँ तक चारे की बात है तो ऐसे मौसम में हरा चारा बहुत अधिक होता है। तो हरा चारा जब भी आप खिलाएं तो एक तो कुट्टी काट के खिलाएं, उसकी प्रॉपर कुट्टी काट लें, और उसके साथ में हमेशा भूसा भी मिश्रित करें, क्योंकि अकेला हरा चारा अगर आप खिलाएंगे तो आफरा होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा ये है कि रात के समय में पशुओं को सूखा चारा दें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस मौसम में क्या है कि पशु पानी पीना थोड़ा कम कर देता है। अच्छा। तो उसमें क्या करें अपन कि पानी पशु को बहुत जरूरी है, भरपूर मात्रा में पिलाना है, तो उसको थोड़ा गुनगुना कर दें। अच्छा। स्वच्छ पानी दें और गुनगुना करके दें, तो पशु अच्छा पिएगा और स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों शीत ऋतु में पशुओं को पानी पिलाना भी आवश्यक है। हालांकि ठंडा पानी रहता है तो वो पीने से थोड़ा सा जो है नुकसानदायी भी होता है और पशु पीते भी नहीं, इसलिए हल्का सा गुनगुना कर ले। अब जो है डॉक्टर साहब ने एक बात की थी आफरे की, यानी कि एक अपच जिसको हम कहते हैं। तो शीत ऋतु में पशुओं का स्वास्थ्य भी जो है कभी कभी गड़बड़ होता है, या यूँ कहें कि ज़्यादातर जो है हम अगर देख रेख नहीं करते हैं तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। डॉक्टर साहब यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो शीत ऋतु में कौन कौन सी बीमारियां हमारे पशुओं को घेरती है ज़्यादातर? देखिए शीत ऋतु में क्या है, पशुओं को एक तो सामान्य सर्दी जी, दुग्ध ज्वर एक समस्या हो जाती है, तो ज़्यादातर ब्याने के बाद वो समस्या होती है। दूसरा गलघोंटू और खुरपका मुंह पका, ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि शीत ऋतु में भी पशुओं को अक्सर हो जाती हैं। तो इसके लिए पशुपालन विभाग से जो समय समय पर टीकाकरण किया जाता है वो अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि एक बार अगर ये बीमारी अपने पशुओं में आ गई तो आपका निश्चित तौर पर पशु का जैसे गलघोंटू जो बीमारी है उसमें तो पशु की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा। और दुग्ध उत्पादन तो पक्का ही कम हो जाता है, तो उससे पशुपालक को बहुत नुकसान होता है। तो टीकाकरण अवश्य कराएं। दूसरा, पेट के कीड़ों की जो प्रकोप से अगर बचना है तो समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से उसको जो है पेट के कीड़ों की दवाई दें, जिसे कि अपन कृमिनाशक दवाई कहते हैं। और इस मौसम में जो बीमार पशु हैं उनको हमेशा स्वस्थ पशु से आप अलग कर दें, जिससे कि स्वस्थ पशु में बीमारी होने की संभावना कम रहे। साफ सफाई का ध्यान रखें और पशु को निरोगी रखें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और आगे भी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को हम बता दें इस समय एक ब्रेक लेने का वक्त है, तो ब्रेक के बाद हम पुनः मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है दर्शकों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमारे साथ में है डॉक्टर दीपक गांगिल जी, जो कि पशु चिकित्सक हैं। उनसे हम जान रहे हैं सर्दी के मौसम में पशुओं की किस तरह से हम देखभाल करें। दीपक जी, अभी अपन बीमारियों की चर्चा कर रहे थे और ख़ासतौर से जैसे आपने बताया कि जो हमारे सामान्य पशु है उनसे जो है बीमार पशु को हमें अलग रखना है। आप एक बात हमें बताएं कि जो बीमार पशु है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे? सबसे पहले तो ये बताएं आप।
देखिए, अगर हम ये इस पे खासकर अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी के मौसम में बीमार पशु में जैसे नाक से जो है म्यूकस जो हम बोलते हैं वो सफेद पदार्थ लसलसा जो पदार्थ है। लसलसा सफेद पदार्थ आता है। दूसरा, नाक से पानी भी आता है। पशु का तापमान थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पशु खाना जो है बिल्कुल छोड़ देता है और कभी कभी ठंड की वजह से उसको दस्त भी लग जाते हैं, जो कि अक्सर जो है जो अपने नवजात पशु हैं, छोटे पशु हैं, उनमें अक्सर देखने को मिलता है दस्त जो है सफ़ेद कलर के दस्त होते हैं। फिर उनका जो है दूध देना भी कम कर देते हैं और पानी बिल्कुल नहीं पीता पशु। अच्छा। क्योंकि क्या है कि अगर दूध उत्पादन के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सही बात। दूध उत्पादन में पानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पशु अगर पानी पीना कम कर रहा है तो इन लक्षणों से आप समझ जाइए कि पशु अपना बीमार होने वाला है, तो उसमें जो है उनकी मतलब चिकित्सा की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि लक्षण जो है पशु के ये हैं, यदि वो बीमार हो रहा है और इस तरह के लक्षण दिखाएं तो हमें जो है अन्य पशुओं से अलग करना है। लेकिन बात आती है यदि बीमार पशु है तो उसको क्या उपचार दें हम? तो उपचार क्या है, मतलब किस तरह से उसकी दवाई हम करें उसे? देखिए, उपचार की अगर हम बात करें तो पशुपालक अपने स्तर पर प्राथमिक उपचार कर सकता है। अच्छा। हालांकि अगर पशु ज़्यादा बीमार है तो निश्चित तौर पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पर प्राथमिक उपचार में ये है कि अगर पशु को सर्दी लग गई है तो आप उसको उसके जो पशुशाला है उसमें उसके नज़दीक अलाव जला सकते हैं, जिससे कि उसको गर्मी मिल सके। दूसरा, पशुओं की जो है तेल से मालिश करें, जिससे कि उसका रक्त का संचार बढ़ता है। तो रक्त का संचार जो बढ़ेगा तो उससे उसके शरीर में गर्मी पैदा होगी और उसको सर्दी से बचाया जा सकता है। फिर क्या है कि जो मैंने आपको बताया, जैसे कि नाक से जो श्लेष्मा का रिसाव होता है, तो उस स्थिति में क्या है वो पशु सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। तो उसके लिए अजवाइन का जो धुआं अगर अपन दें उसको, तो उसको सांस लेने की जो तकलीफ उसकी दूर हो जाएगी। और अगर इस उपचार प्राथमिक उपचार के बाद भी पशु की स्थिति में अगर सुधार नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ये आप मान लीजिए कि आपको पशु चिकित्सक से संपर्क करके उस पशु का उपचार कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि उसमें निमोनिया जैसे लक्षण हो, तो उसका बिना उपचार के वो सही नहीं हो पाएगा। सही बात है। यदि जो नवजात पशु हैं उनमें यदि सर्दी के कारण कोई बीमारी आ रही है तो उनकी हम क्या देखभाल करेंगे? देखिए, क्या है कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारी जो गाय और भैंस हैं वो इसी मौसम में बच्चा देती है। बिल्कुल। तो उनकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नवजात बछड़ों की हम देखभाल इस मौसम में नहीं करेंगे तो उनके अंदर जो इतनी जान ज़्यादा होती नहीं है। तो होता क्या है कि उनको जो है अगर ठीक से देखभाल नहीं करी तो उनमें निमोनिया और सफ़ेद दस्त की समस्या अक्सर हो जाती है। और उनकी अक्सर देखने को मिलता है हमें कि पशुपालक के यहाँ नवजात बछड़े और बछड़ी की मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करना चाहिए कि जब भी नवजात का जन्म हो तो उसको पुआल से उसको रगड़ें अपन, जिससे कि रगड़ने से क्या होता है कि उसका जो बाहरी श्लेष्मा साफ हो जाता है, साफ सफाई भी होती है और उसके शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। बिल्कुल। तो रक्त का संचार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर ठंड से उसको राहत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि उसको शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए अपन अलाव जला सकते हैं और उसकी जो है उसको कभी भी बाहर नहीं बांधें। अच्छा। पशु को बिल्कुल जो नवजात पशु हैं वो बिल्कुल शेड के अंदर और उनके कमरे में ही बांधना चाहिए, जिससे कि नहीं तो क्या है बाहर बांधेंगे तो सर्दी का प्रकोप के कारण वो निश्चित तौर पर बीमार होने की संभावना ज़्यादा रहेगी उसमें। बिल्कुल सही बात है। किसान भाइयों, इस तरह से जो नवजात बछड़े हैं या बछियाँ हैं उनका हम ध्यान रखें ताकि उनको किसी तरह की सर्दी से कोई व्याधि ना हो, और कोशिश करें उनको अंदर ही रखें, पाएगा कि अंदर रखें, बाहर खुले में ना रखें। किसान भाइयों, हमारे जो दुधारू पशु होते हैं उनका भी सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप बताएं, यदि दुधारू पशु है हमारे किसान भाइयों के पास में तो उनका कुछ विशेष ख्याल रखना पड़ेगा क्या सर्दी में? जी, देखिए क्या है कि दुधारू पशु हैं उनको अपने दो तरह के कार्य करने पड़ते हैं। एक तो क्या है अपने शरीर
का निर्वाहन करना, दूसरा क्या है कि उनको दुग्ध का उत्पादन करना। बिल्कुल, दोनों तरह के कार्य करना है, तो दोनों तरह के कार्यों में ऊर्जा उनकी खर्च होती है। तो इस समय दुधारू पशुओं को जितनी मात्रा में आप आहार दे रहे हैं उससे 1 किलो आहार ज्यादा ही दें, वो कि दाना, जिसे हम दाना मिश्रण कहते हैं। दूसरी बात ये है कि खनिज लवण मिश्रण भी देना बहुत जरूरी है जी। वो खनिज लवण मिश्रण जिससे कि मिनरल मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं, वो अपन 25 से 50 ग्राम एक पशु को आप रोजाना दें, जिससे कि उसका क्या है कि उनकी जो दैनिक गतिविधियों के साथ साथ उनके जो दुग्ध उत्पादन के लिए भी उनको ऊर्जा मिलती रहती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि बिनोला भी उनको देना बहुत जरूरी है। बिनोला से क्या है कि उनके दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है और उनको जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सफिशिएंट एनर्जी उनको ऊर्जा मिलती रहती है। दूसरी बात एक चीज और है कि बीमारियों से बचाव के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि उनको टीकाकरण बहुत जरूरी है जी। इस मौसम में खुरपका, मुंहपका और गलघोंटू बीमारी के टीकाकरण लगते हैं। तो पशु पालन विभाग द्वारा ये टीके जो लगाए जाते हैं इसको समय पे लगाएं। टीकाकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि टीका जो अक्सर आपके यहाँ जो लगाने वाला आ रहा है उसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि एक ही सुई से सारे पशुओं को टीकाकरण ना करें। अच्छा, क्योंकि क्या है कि एक पशु अगर उसमें कुछ भी बीमारी के लक्षण हैं, अगर उसी सुई से आप दूसरे पशु को टीकाकरण करते हैं तो दूसरे पशु में भी बीमारी के लक्षण आने की पूरी संभावना रहती है। बिल्कुल सही बात। वैसे डॉक्टर साहब, आपने जो सुई की बात की है, ये वास्तव में जो है हम इंसानों में भी जो है इस बात का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, और चूंकि वो पशु है वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो है हमें ध्यान रखना है। बहरहाल जो टीकाकरण करने वाले हैं उनको भी तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनको ये बात पता है बहुत अच्छे से, लेकिन लापरवाही के कारण या जल्दबाजी में वो ऐसा काम करते हैं। तो हमारे मेरी तो यही सलाह है पशुपालकों से कि उसको बाकायदा आप ताकीद करें, उसको ध्यान दिलाएं कि नहीं भैया, मेरे पशु में एक ही सुई से सारे टीके नहीं लगाएंगे, और आपको अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप उस सुई को उबाल लीजिए और तब मेरे दूसरे पशु को टीका लगाएं। बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपक जी, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, और ख़ास तौर से जो सुई वाली जो बात बताई है, ज़्यादातर किसान भाइयों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। टीकाकरण के दौरान सुई जो है ज़रूर बदल ले, ताकि एक पशु के जो कीटाणु हैं वो दूसरे पशु में ना पहुंचे। और जो आपने तमाम बातें बताई, हमारे पशुपालक किसान भाई बिल्कुल आपकी बातें जो है ध्यान में रखेंगे, और शीत ऋतु में पशुओं का आहार विहार कैसा होना चाहिए वो तमाम बातों का ध्यान रखते हुए वो अपना पशुपालन करेंगे। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की इस बातचीत से आपको ज़रूर अंदाज़ा लग गया होगा कि शीत ऋतु में हमें पशुपालन करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो तमाम बातें जो है आप अपने पशुपालन के दौरान अपनाएं, ताकि आपके पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ा रहे और साथ ही साथ जो है किसी तरह की बीमारी आपके पशुओं को ना घेरे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे, तब तक हमें दे आज्ञा, और आप देखते रहें खबरें खेती की। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। औषधीय खेती को दे बढ़ावा, कार्यशाला आयोजित, बकरी स्वास्थ्य अभियान, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन पर संगोष्ठी और कोरोना से रहे सावधान। और अब खबरें विस्तार से। औषधीय खेती को दे बढ़ावा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने औषधीय खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा है कि इसके लिए जागरूकता ले जाएं और ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाए जहां इसकी पैदावार अधिक होने की संभावनाएं हैं। श्री तोमर एकीकृत विकास मिशन की सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती के विस्तार करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि हमारा खाद्यान्न भंडार इतना समृद्ध है कि हमारी घरेलू जरूरतें पूरी होने के साथ ही हम इसका निर्यात भी कर रहे हैं। देश में खाद्य एवं बागवानी के क्षेत्र में हुई प्रगति प्रशंसनीय है। बावजूद इसमें प्रगति की अपार संभावनाएं हैं। निर्यात और रोजगार में और बढ़ोतरी हो, इसकी जिम्मेदारी बागवानी क्षेत्र की भी है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा 10,000 FPO बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचेगा।
कार्यशाला आयोजित। भोपाल स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में पिछले दिनों कार्यशाला का आयोजन किया गया। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स देशी विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विषय के बारे में विस्तार से बताया। मध्य प्रदेश में साल 2015 से यह कोर्स चल रहा है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 51 देसी कोर्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही 100 नए बैच चलाने की तैयारी चल रही है। इस अवसर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की संचालक प्रीति मैथिल नायक ने कहा कि विकास खंड स्तर पर कृषि आदान विक्रेता का होना जरूरी है। इस कोर्स को करने के बाद आदान विक्रेता खाद, बीज और दवाई की उपलब्धता निश्चित करे, जिससे किसानों तक गुणवत्ता वाला आदान पहुंच सके। उन्होंने कहा कि डीलरों को यदि लाइसेंस में कोई परेशानी आती है तो वे लोक सेवा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए डीलर उपस्थित थे। कार्यक्रम में उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बकरी स्वास्थ्य अभियान। शिवपुरी जिले में बकरी पालन की असीम संभावनाएं हैं तथा जो बकरी जिले में संख्या में बहुत अधिक है। बकरी पालन में किसान और भूमिहीन मजदूर लगे हुए हैं, लेकिन बकरियों के स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता और जानकारी का अभाव देखा जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी द्वारा इन दिनों बकरियों के स्वास्थ्य को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। कृमिनाशी अभियान के तहत पेट के कीड़ों से बचाव के लिए बकरियों को दवा पिलाई जा रही है। करेला ब्लॉक के ममोनी खुर्द गांव में 400 से भी अधिक बकरियों को दवा पिलाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि यह अभियान 3 से 4 माह तक चलेगा, जिसमें बकरियों को निःशुल्क दवा पिलाई जाएगी। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन पर संगोष्ठी। कृषि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया जाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यह बात विशेषज्ञों ने भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में आयोजित कार्यशाला में कही। कृषि अवशेष एवं कृषि अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर संगोष्ठी। इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही कृषि यंत्रों के माध्यम से कृषि अवशेषों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। वास्तव में कृषि में अधिक मात्रा में रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है। अनुपयोगी कृषि अवशिष्ट सड़ने से भी प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण बढ़ने का एक कारण पराली जलाना भी है। साथ ही इससे आने वाली फसलों को भी नुकसान पहुंचता है और ये किसानों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालती है। कार्यक्रम में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास मिश्रा, निर्देशक डॉक्टर मेहता, उप संचालक दिनेश कुमार द्विवेदी सहित विशेषज्ञ उपस्थित थे। कोरोना से रहे सावधान। कोविड महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए किसान भाइयों आपको भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है। खेती किसानी सहित बाजार हाट में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मास्क का इस्तेमाल हमेशा करें, हाथों को साफ रखें, खेतों में काम करते समय भी उपकरणों की सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह में आवश्यक दूरी बनाकर रखें, दुकानों बाजारों में भीड़ न लगाएं और याद रखें सैनिटाइजर का प्रयोग करें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।